जेन जी के बाद जेन अल्फा की बारी। स्कूलों में क्यों उठ रही बदलाव की चिंगारी? पढ़ाई, सुविधाएं और सिस्टम पर सवाल। बच्चों की आवाज क्यों मचा रही बवाल? जेन अल्फा का स्कूलों में आंदोलन क्यों? तो आंकड़े हमारे फैसला आपका में आज बात हम करने वाले स्कूल की। कहीं स्कूल की जर्जर छत है, कहीं टॉयलेट की सुविधा नहीं है, कहीं पीने का पानी नहीं है, तो कहीं पढ़ाने वाले शिक्षक हैं ही नहीं। और जब सवालों का जवाब नहीं मिला तो जेन अल्फा ने क्लासरूम से निकलकर सड़क का रास्ता पकड़ लिया। लेकिन यह सिर्फ गुस्से की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की तस्वीर है जहां पर बच्चों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए आवाज उठानी पड़ रही है। और क्यों ना उठाएं, क्योंकि स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की तरह ना सरकारों का ध्यान है, ना जनप्रतिनिधियों का है। इसलिए अब वो रास्ता रोककर जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश की संसद की प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट भी शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा रही है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल पहुंचने वाले 100 बच्चों में से सिर्फ 27 बच्चे ही सीनियर सेकेंडरी तक पहुंच पा रहे हैं। यानी कि 73 बच्चे 12वीं से पहले ही इस देश में पढ़ाई छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार शिक्षा पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन सवाल, अगर व्यवस्था इतनी बेहतर हो रही है तो फिर करीब 10 लाख शिक्षक पद अभी तक देश में खाली क्यों है? 1 लाख से ज्यादा स्कूल आज भी सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे क्यों चल रहे हैं? और बच्चों को अपनी मांगों के लिए सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है? जेन जी के बाद जेन अल्फा की पीढ़ी यही कह रही है कि कैसे पढ़े बच्चे और कैसे बड़े बच्चे। सबसे पहले आपको देश की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह आंदोलन कैसा है। जेन अल्फा की कुछ तस्वीरें, ये 4 तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन की तस्वीरें, जहां पर बच्चों ने धरना दे दिया, अपनी मांगों को लेकर धरना दे दिया। गरियाबंद के, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में जहां पर बच्चे और उनके परिजन धरना दे रहे हैं कि स्कूल का भवन तक नहीं है। राजस्थान के अलवर में भी इसी तरह की मांगों को लेकर बच्चे धरने और प्रदर्शन पर उतर आए हैं। झारखंड के गिरिडीह में भी यही स्थिति है और स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी मांगों को लेकर, सुविधाओं को लेकर धरने पर बैठ गए। और 4 तस्वीरें आपको दिखाता हूं। जेन अल्फा के आंदोलन की 4 तस्वीरें। लखनऊ, हमीरपुर, आजमगढ़, मुरादाबाद। बच्चे अपनी मांगों को लेकर, स्कूल की सुविधाओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से, जनप्रतिनिधि से और प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं कि इस देश में स्कूल ऐसे क्यों हैं। इन 4 तस्वीरों के बाद मैं आपको एक बयान सुनवाता हूं। अपनी अपार सफलता के बाद, परीक्षाओं में धांधली की अपार सफलता के बाद, संभावनाएं अब कॉकरोच पार्टी को स्कूलों में दिखाई दे रही है। जेन जी के बाद वो जेन अल्फा को प्रभावित कर रहे हैं। अब मैं आपको कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके का एक बयान सुनवाता हूं। वो बयान स्कूल की सुविधाओं के इर्द गिर्द घूम रहा है, सुनिए। नहीं, आगे तो हम ये पूरा देश भर आंदोलन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ सरकारी स्कूलों में बेंचेस नहीं है, वहां पर हम बोलेंगे कि पहले, सबसे पहले बेंचेस दो। क्योंकि जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो ऑफिशियल्स काम करते हैं, उनके बच्चे तो बेंचेस फ्री बैठते होंगे ना प्राइवेट स्कूल में। आपको जिम्मेदारी क्या दी थी? आपको जिम्मेदारी दी थी स्कूल अच्छे करने के लिए सरकारी। आपने क्या किया? आपने अच्छे, आपने नहीं किए। आप अपने बच्चों को भेजते हो प्राइवेट स्कूलों में और आपके बच्चे को मिलती है डिजिटल क्लासरूम, बेंचेस मिलते हैं, आरओ का पानी मिलता है। लेकिन आपके पास जिन स्कूलों की जिम्मेदारी दी थी, उन स्कूलों में ना पानी आता है, ना बेंचेस है, ना डिजिटल क्लासरूम है।
तो आप अपना काम ठीक नहीं कर रहे हो, तो आपको अपना काम ठीक करना पड़ेगा। और अगर आप वो भी नहीं करोगे तो फिर तो यही करना पड़ेगा कि आपके बच्चों का एडमिशन यहाँ करवाना पड़ेगा। जब सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने चले जाएंगे, तब देखना अपने आप सारे स्कूल कैसे 2 दिनों में ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जब इनके बच्चों की बात आएंगी ना, तब इनको समझ में आएगा कि क्या झेलना पड़ता है गांव में पढ़ने वाले बच्चों को। देश में जेन जी के बाद अब जेन अल्फा ने सड़कों पर उतरकर क्रांति शुरू कर दी है। 2010 के बाद पैदा हुई नई पीढ़ी को जेन अल्फा कहा जाता है। 10 से 15 साल के बच्चे सड़क पर उतरकर आवाज उठा रहे हैं। स्कूलों में टीचर्स की कमी को लेकर सड़कों पर छात्रों का सैलाब है। यूनिफॉर्म, कंधे पर बैग लटकाकर बच्चों का प्रदर्शन यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित कई राज्यों में देखा जा रहा है। कई जगह बच्चों के प्रदर्शन से पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की चिंता बढ़ गई है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। बदहाल स्कूलों की बात मैं कर रहा हूं। सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर एक समिति की रिपोर्ट भी जान लीजिए कि आखिर संसद की समिति की रिपोर्ट क्या है। संसद की प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट में सरकारी स्कूलों की स्थिति पर चिंता जताई गई है। प्राथमिक स्तर पर 100 में से सिर्फ 27 बच्चे सीनियर सेकेंडरी तक पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 73 बच्चे 12वीं से पहले ही पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। 2014-15 से 2024-25 के बीच स्कूलों की संख्या 15.17 लाख से घटकर 14.71 लाख पहुंच गई है और इसी दौरान शिक्षकों की संख्या 85.62 लाख से घटकर 1.01 करोड़ तक घट गई। माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 11.5% पर बना हुआ है और 2024-25 में प्राथमिक स्तर पर 6 करोड़ 18 लाख बच्चे नामांकित हुए थे और उच्च माध्यमिक स्तर तक पहुंचते पहुंचते इनकी संख्या घटकर 1 करोड़ 64 लाख रह गई है। शुरुआती कक्षाओं के शिक्षकों को पढ़ाने, लिखाने, गणित की बुनियादी क्षमता कमजोर करने और कमजोर लर्निंग लेवल का असर आगे की पढ़ाई पर पड़ रहा है। शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की सिफारिश भी संसद की प्राक्कलन समिति कर रही है। अब यह भी जान लीजिए कि संसद की प्राक्कलन समिति ने किन बिंदुओं को बच्चों की पढ़ाई छोड़ने के लिए जिम्मेदार बताया। कमजोर बुनियादी नींव, प्राथमिक स्तर पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का आधार कमजोर होना, स्कूलों की कमी और दूरी, प्राथमिक स्कूलों के मुकाबले बड़े स्कूल बहुत कम हैं, गांवों में बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है, आर्थिक और सामाजिक दबाव बड़े होने पर गरीब परिवारों के कई बच्चों को काम करना पड़ रहा है, लड़कियों के लिए दूरी और सुरक्षा एक बड़ी चिंता है। शिक्षक प्रशिक्षण में भारी गिरावट है। 2022 में 53 लाख से ज्यादा शिक्षकों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी। 2025 में यह संख्या घटकर 1 करोड़ 63 लाख रह गई। इससे पढ़ाई और गुणवत्ता पर असर हो रहा है और शिक्षकों की जो ड्यूटी है वो कभी जनगणना में, कभी मतगणना में, कभी सरकार के काम में, कभी पंचायत के चुनाव में, कभी नगर निगम में और कभी विधानसभा में और लोकसभा चुनाव में लगाई जाती है। वो पढ़ाएं या सरकारी इस तरह की बेगारी करें। शिक्षा पर सरकार का बजट है क्या? आखिर सरकार कितना खर्च करती है यह भी जान लीजिए। 2026-27 में केंद्र का स्कूली शिक्षा बजट 83,562 करोड़ रुपए था। स्कूली शिक्षा का बड़ा खर्च राज्य सरकारें उठाती हैं वैसे तो, लेकिन शिक्षा के कुल सरकारी खर्च में राज्यों की 76% केंद्र और 24% हिस्सेदारी राज्यों के बजट में होता है। टीचर, स्कूल, बिल्डिंग, पानी और बिजली, इसके अलावा दूसरी सुविधाओं पर बड़ा खर्च होता है। केंद्र की योजनाओं में समग्र शिक्षा, प्रधानमंत्री पोषण और प्रधानमंत्री श्री शामिल है, यानी कि बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों पर है। बावजूद इस तरीके से हालत है। इन तमाम बातों के साथ साथ हमने एक सर्वे कराया, उसमें सवाल पूछे, लोगों से इनके जवाब जाने। पहला सवाल जो हमने पूछा वो पहला सवाल था कि केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा पर जो बजट खर्च कर रही हैं क्या वो काफी है? 26% लोगों ने कहा पर्याप्त बजट है, 24% ने कहा बजट और बढ़ाना चाहिए, 48% ने कहा बजट अभी भी काफी नहीं है और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को हर सरकारी ड्यूटी में लगा देना
कितना सही है, कितना उचित है? 42% लोगों ने कहा बिल्कुल भी सही नहीं है, यह उचित नहीं है। 33% लोगों ने कहा सिर्फ जरूरी ड्यूटी में ही लगाए जाएं। 25% लोगों ने कहा सीमित समय के लिए तो ठीक है। इसके साथ साथ एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, देश भर में जेन अल्फा स्कूलों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनकी मांगें जायज हैं? 46% लोगों ने कहा उनकी मांगें पूरी तरह से जायज हैं। वो क्या कर रहे हैं? बिजली, पानी और अपने स्कूल के टेबल, कुर्सी और बिल्डिंग की ही तो बात कर रहे हैं। 15% ने कहा प्रदर्शन सही लेकिन तरीका गलत है। 37% ने कहा सरकार बच्चों से बातचीत करे, उनको समझे, और 2% लोग ऐसे थे जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, देश में बच्चों की शिक्षा को लेकर क्या सरकारें वाकई गंभीर हैं? लोगों की राय, 15% लोगों ने कहा सरकार गंभीर है, 41% ने कहा अभी सुधार की जरूरत है, और 44% ने कहा कि शिक्षा को प्राथमिकता नहीं मिल रही है। एक और सर्वे का सवाल हमने लोगों से पूछा, जानने की कोशिश की, पांचवा और अंतिम सवाल, कि क्या आप मानते हैं देश भर के स्कूलों में बिल्डिंग, पानी, शौचालय की व्यवस्था सही है? 12% लोगों ने कहा ज्यादातर स्कूलों की व्यवस्था तो सही है। 28% ने कहा कुछ में अच्छी और कुछ में खराब है, और 59 यानी कि 59% लोगों ने कहा सरकारी स्कूलों में व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। मैं चर्चा करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनंत अमित मेरे साथ मौजूद है। इसके अलावा डॉक्टर मोनिका मेरे साथ मौजूद होंगी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। रश्मि सिंह प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ होंगे, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और मुकेश मेरे साथ मौजूद होंगे, जो कि सीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। सबसे पहले मुकेश के पास में चलूंगा। मुकेश, आप क्यों अब अगला मिशन स्कूलों को बना रहे हैं? क्यों आप अगला आंदोलन स्कूलों के जरिए करना चाहते हैं? विस्तार से समझाएं। आप सभी को नमस्कार। मैं चाहूंगा कि मैं इंडिया न्यूज पे पहली बार आया हूं, तो मुझे उचित समय मिले, मुझे बोलने का मौका मिले। मैं ये कहना चाहूंगा कि सीजेपी की जरूरत क्यों पड़ी देश को, जब देश भर में सभी राज्यों में पेपर लीक हो रहे थे, एक भी एग्जाम ठीक से नहीं हो रही थी, तो जंतर मंतर पे हमने वो लड़ाई लड़ी और देश को कहा कि अगर तुम लड़ोगे तो जीत तुम्हारी निश्चित है। और जब आप जो अलवर की जिस स्कूल की जोधावास स्कूल की तस्वीरें दिखा रहे थे, हम वहां दो दिन पहले जाते हैं, तो मेरा यही बच्चियों से सवाल रहता है कि आपको ये लड़ने की हिम्मत कहाँ से मिली? तो उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पे हमने आपको लड़ते हुए देखा, तो हमें लगा कि अगर हम भी हमारे हकों की आवाज उठाएंगे तो हमें भी जीत मिलेगी। उस स्कूल में टॉयलेट्स नहीं थे, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, मैदान नहीं था, 12वीं तक की स्कूल है और सिर्फ 3 क्लासरूम्स है। तो सोचिए कि सीजेपी को स्कूलों में जाना क्यों पड़ रहा है? इसलिए जाना पड़ रहा है कि हम शिक्षा की बात तो बाद में करेंगे, पहले शिक्षा मिले ऐसा वातावरण तो सरकारें इनको दे। ऐसा वातावरण भी बच्चों को, हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा है। इन नेताओं के बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब किसान मजदूर का बेटा यहीं से पढ़ के आगे जाएगा। हम जब ओलंपिक की बात करते हैं तो देखते हैं कि मेडल टैली में हमारे पास मेडल नहीं है, तब हम चर्चा करते हैं। लेकिन जब उस स्कूल की बच्चियां हैं, वो स्टेट खेल चुकी है फुटबॉल में, और उनके पास फिर भी मैदान नहीं है, तो कब हम बच्चों को मैदान देंगे? कब अच्छे टॉयलेट्स देंगे? कब पीने के अच्छे पानी देंगे? कब क्लासरूम देंगे? और हमें इसलिए जाना पड़ रहा है कि आज देश की मीडिया में हिंदू मुस्लिम और चुनावी रैलियों पे चर्चा के अलावा शिक्षा का भी मुद्दा उनके लिए अहम बन रहा है। और शिक्षा का मुद्दा इसलिए भी अहम है कि ये सरकारें अब डर गई है। आपने देखा होगा अलवर की उस एक स्कूल की विजिट के बाद राजस्थान सरकार ऐसा तुगल की फरमान लाती है कि बाहर से कोई भी आदमी स्कूलों में जाकर वहां व्यवस्थाएं नहीं देख सकता। वो नहीं देख सकता कि स्कूल जर्जर है या नहीं है, स्कूल गिरने वाली है या नहीं है, वहां पीने की पानी की व्यवस्था है या नहीं है, मैदान है या नहीं है, और व्यवस्थाएं है या नहीं है। वो इतना क्यों डर रहे हैं? मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आप में इतना डर क्यों है? आपको डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, सारे इंजन तो हमने दे दिए, लेकिन आप हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल कब दोगे? तो मैं राजस्थान की भजनलाल सरकार को यही कहना चाहूंगा कि डरिए मत, हिम्मत दिखाइए। हम आपको बताएंगे कि किन किन स्कूलों में क्या क्या कमियां हैं, आप उनको सही करते जाइए, वरना देश का युवा, देश का जेएनजी, देश का जेन अल्फा अब रुकने वाला नहीं है। वो अपने हक और अधिकार लेकर रहेगा। ठीक है, मैं अब अनंत अमित के पास चलूंगा। अनंत जी, क्या आप मानते हैं
कि देश के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। वहाँ पर जो पीने की स्थिति है, वहाँ पर बिल्डिंग की स्थिति है, जर्जर दीवारों में से टपकता हुआ पानी है। आप तमाम सारी स्थितियों के बीच हम देख रहे हैं देश के स्कूलों के जो बच्चे हैं अब वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बेखौफ होकर वो नारेबाजी कर रहे हैं, बेखौफ होकर सड़कों पर उतर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए मनोज जी, सवाल आपके बड़े जायज है। इस देश में लोटा प्रथा को भी खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया। इस देश में धुआं प्रथा को भी समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया। और आज जिस तरीके से जेन अल्फा पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस देश का जेन अल्फा आज के बच्चे नहीं है, वो हमारे भारत के नागरिक है। इनकी शिक्षा में निवेश ही देश के भविष्य में निवेश है। और जिस तरीके से बच्चों के अधिकार के लिए बच्चे जिस तरीके से सड़क पे उतर रहे हैं, ये सुधार की राजनीति से नहीं है, नीति और नियत से साफ होता है। और हमारी सरकार ने विगत 12 वर्षों में देश के छात्रों के लिए, देश के युवाओं के लिए जिस तरीके से काम किया है, हम एनईपी 2020 लेकर आए, हम देश में शिक्षा के सुधार चाहते हैं, तमाम ऐसे सुधार हमने किया है। लेकिन उसके बावजूद हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ स्कूल की संख्या को बढ़ाना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि स्कूल की तकनीकी बेहतर हो, सुविधाएं बेहतर हो, बच्चों का सुरक्षा की इंतजाम बेहतर हो, ये तमाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों की आवाज आंदोलन का हथियार ना बने, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि उसी नीति निर्माण की आवाज बनाइए जिससे कि देश का भविष्य भी आगे बढ़े। आज का जेन अल्फा स्मार्टफोन से आगे बढ़कर जिस तरीके से स्मार्ट तरीके से अपने बातों को रख रहा है, तो निश्चित तौर पे ये अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ इन मुद्दों पे राजनीति करने वाले मैं इन तमाम तिलचट्टा पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि साहब, आपको राजस्थान दिखता है, आपको उत्तर प्रदेश दिखता है, आपको झारखंड नहीं दिखता है, आपको पंजाब नहीं दिखता है, आपको तेलंगाना नहीं दिखता है, आपको कर्नाटका नहीं दिखता है, आपको केरल नहीं दिखता है, आपको जम्मू कश्मीर नहीं दिखता है, ये भारतीय जनता पार्टी के स्टेट्स ही आपको क्यों दिखते हैं? ये भी हम सवाल पूछना चाहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे जिम्मेदारी हमारी है, हम जिम्मेदारी को लेते हैं और अपने बच्चों को ये कहते हैं कि आप कल के भविष्य हो, सरकार आपकी चिंता कर रही है। और निश्चित तौर पे आपकी जो भी मांगे, आपने जिस तरीके से सड़क पर आपने दिखाया, चाहे उधार का दिखाया, चाहे उत्तर प्रदेश का दिखाया, चाहे राजस्थान का दिखाया, निश्चित तौर पे हमारी सरकारें हैं और हम निश्चित तौर पे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, बच्चों को राजनीति पे ढकेलने नहीं देंगे। बच्चों के साथ जो भी न्याय संगत होगा। रश्मि जी आपकी राय, रश्मि जी आपकी राय कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को? नमस्कार सभी को। देखिए, अभी तक जैसा कि हम सब जानते हैं कि कम से कम पूरे देश में पिछले 10 वर्षों में 90,000 स्कूल बंद हो चुके हैं और इनकी तादाद बढ़ती ही चली जा रही है, जो आंकड़ा है। अब जो स्कूल बचे हैं उनमें मूलभूत सुविधाएं तो है नहीं। कहीं स्कूल का भवन नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पंखा नहीं है, कहीं स्वच्छ शौचालय नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बच्चों के लिए बैठने के लिए बेंच नहीं है। और ये सब है तो शिक्षक गायब है। तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो सरकार को ही देना होगा ना, क्योंकि इन्होंने अपना कुल, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, उस समय कुल बजट का 4.6 हम शिक्षा के लिए देते थे। फिर ये घटता चला है, आज ये है 2.5 पर। इस पे भी जवाब देना चाहिए। सरकारी स्कूल इतने बंद हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप यूपी में देख लीजिए, कम से कम 24,000 स्कूल वहां बंद हुए हैं, बल्कि उससे ज्यादा। प्लस आप मध्य प्रदेश में भी आ जाइए, सरकार की इनकी है, इन्हीं की सरकार है, वहां पर भी स्कूलों की है कि करीब 29,000 स्कूल वहां बंद हो चुके हैं। और कारण क्या है? नहीं, बच्चे नहीं आते। बच्चे कहाँ से आएंगे जब सुविधाएं नहीं होगी? आप उनका देख लीजिए, जो मिड डे मील होता है उसमें भी घपला है। वो बच्चे जाएं, कहाँ बैठें, कहाँ करें। अभी आप लोगों ने सब में, मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे, घुटने भर पानी में बच्चे 15 अगस्त के दिन राष्ट्रगान कर रहे थे। ये तो बिल्कुल, मतलब कहना चाहिए एकदम गलत है। शिक्षकों को आप संविदा पे भर्ती करते हो, ठीक है, उनसे आप दुनिया भर के काम करवाते हो सरकारी। शिक्षक आपके पास है नहीं पढ़ाने के लिए, तो आप ये कर क्या रहे हो? ये तो बिल्कुल गलत ही बात है ना, कि आपने बजट एक तो कम कर दिया है, आपको ये कोई चिंता नहीं है। आपको ये चिंता जरूर है कि आप स्कूल के पाठ्यक्रम में बदलाव ले आएंगे। क्यों ले आएंगे बदलाव? गुलाम बनाना है आपको? मतलब मध्यम वर्ग और गरीब, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेके कौन घूम रहा था? मैं आपके बीच में नहीं बोली हूँ। आप ये सांप्रदायिक बात मत कीजिए यहाँ पर।
ज्ञान यहाँ आपको शिक्षा देना की पड़ेगा। बात चल रही है। नहीं, मैं आपका ज्ञान क्यों सुनूंगी? अरे जो आप चीज गलत है बात ही बोल नहीं रही वो है ना, क्यों तो सुनेंगे? बताना होगा ना, आपको करेक्ट करना पड़ेगा हाँ, तो आपको। क्यों आपको बुरा क्यों लग आपने रहा है इस 65 बात पे? सालों में क्यों इस देश पाठ्यक्रम के में? शिक्षा जगत को का जो बहुत बेड़ा गर्क बढ़िया। किया है, सब एक कुछ हाथ में हाँ, देखिए, जुबान और सबसे एक बड़ी हाथ बात में है, एक हाथ में सबसे तलवार, बड़ी एक बात हाथ है में कि हो हर रही है। राजनीतिक आज पार्टी तो के कम से कम अपने हिंदू अपने मुस्लिम दावे की हैं, बात लेकिन मत स्कूलों कीजिए। की सच्चाई भी सामने बनी हुई है, वो भी दिखाई दे रही है। मुकेश, ऑलराउंडर में आपके उसको पास आता हूं, नहीं हटा रहे, मैं हम आपके उसको पास नहीं आता हूं, हटा लेकिन रहे, हमारे बिल्कुल। साथ डॉक्टर मोनिका भी मौजूद है। एक बार सभी की बारी हो जाए, उसके बाद डॉक्टर मोनिका, वस्तुस्थिति क्या है और जो वस्तुस्थिति है स्कूलों की, जो हाल स्कूलों का है, शिक्षकों का है, उसको देखते हुए अगर बच्चे सड़कों पर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या ये गलत है या फिर जरूरत से ज्यादा तस्वीरों को दिखाने की कोशिश की जा रही है? नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं डॉक्टर मोनिका बी सूद एक मनोवैज्ञानिक हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ। देखिए मैं आपको कुछ यहाँ पर बातें बताना चाहूँगी। जी। सबसे पहले कि आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा है कि क्या बच्चों का ऐसे आना और आंदोलन करना सही है। देखिए, एक साइकोलॉजिस्ट के नाते मैं ये बोल रही हूँ कि जो भी पार्टी या जो भी लोग इन बच्चों को बहला फुसला के सड़कों पे लेके आ रहे हैं, ये उनकी मनोस्थिति के साथ और उनके आने वाले फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ये उनको ऐसी चीजें इस समय में सिखा रहे हैं जो कि एक बच्चों की मनोस्थिति के लिए, उनकी साइकोलॉजी के लिए और ब्रेन के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम जंतर मंतर की प्रदर्शन की बात करें तो वहां पर जो बच्चे थे वो नीट के थे बैठे हुए, और ऐसे लोग भी थे जिनको ये भी नहीं पता था कि नीट का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, हम टीवी के ऊपर तस्वीरें देख रहे थे। अगर मैं बात करूं कि मैं ये मनोवैज्ञानिक के तरीके से बात कर रही हूं कि बच्चों के लिए ये बहुत गंभीर बात है। इस समय अगर हम बात करते हैं कि टीचर्स नहीं आ रहे पढ़ाने के लिए या बच्चे नहीं छोड़ के जा रहे, तो उसमें देखिए, जिस बच्चों में लगन होती है पढ़ने की या जिनको प्रोत्साहित किया जाता है पढ़ने के लिए, वो बच्चे हर स्थिति में पढ़ सकते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे लाखों बच्चे हैं हमारे देश में जो एक लांटन के नीचे भी पढ़कर आज आईआईटी क्लियर करके बैठे हैं, या फिर जो आईएएस ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेसी में हैं और आईपीएस ऑफिसर बने हुए हैं। ये सच्चाई है। पर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्कूलों की, और हम बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो बच्चों को हथियार बना के अपना मुद्दा सुलझाना चाहती हैं, ये बच्चों के फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अगर आंकड़ों की बात करें तो मैं 2005-2006 के आंकड़े हैं मेरे पास, जिस समय पूरे देश भर में सिर्फ 7 लाख स्कूल थे, और आज 2024-25 में कम से कम 14,71,000 स्कूल के करीब हैं। और वैसे ही जो शिक्षक हैं वो भी उसी अंदाजन उसी तरीके से बढ़ाए गए हैं, उसी तरीके से बढ़े हैं। अब कुछ बच्चे स्कूल नहीं आते, उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग भी जो खोली गई है वो इसी सरकार ने खोली है, वो मोदी सरकार ने ही खोली है जो वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट की है। क्योंकि हर बच्चा हर चीज के लिए नहीं बना। अगर जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता पर कुछ कमाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए एक सिंपल पढ़ाई के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग के भी संस्थाएं खोली गई हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया की, या मैं बात करूं कि बच्चों को ग्रांट्स मिल रही हैं जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, जो अपने छोटी चीजें खोल रहे हैं, छोटे बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। देखिए, हर बच्चा हर चीज के लिए नहीं बना। कोई बच्चा जो है वो पढ़ाई में सक्षम नहीं है, नहीं पढ़ना चाहता, वही खेल कूद में सक्षम है। वैसे ही कोई बच्चा जो है वो कोई काम करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है। लेकिन डॉक्टर मोनिका अनपढ़ तो नहीं हो सकता ना? कम से कम 12th तो करेगा ना, 12th तो करेगा। मेरे पास एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 100 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो वो 12th से पहले ही उसमें 73 बच्चे पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। ये भारत की शिक्षा व्यवस्था है। तमाम राज्यों की सरकार क्या कर रही है? प्रयास तो कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लैपटॉप भी दे रही है, साइकिल भी दे रही है, स्कूटी भी दे रही है। असल में वो पढ़ाने के लिए नहीं दे रही है, वो प्रभावित करने के लिए दे रही है। अगर पढ़ाने के लिए दी जाती तो स्कूलों का नल, स्कूलों की छत जो टपक रही है, वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वहां पर ध्यान दिया जाता, ना कि लोक लुभावन पैसे वाली योजनाओं के लिए। मुकेश ऑलराउंडर मेरे साथ मौजूद हैं। मुकेश, ये जो बात अभी डॉक्टर मोनिका कर रही थी कि भाई बच्चों का काम पढ़ना है,
बच्चों का जो सबसे बड़ा आभूषण जिसे कहते हैं ना, वो अनुशासन होता देखिए, है, मेरी बात और वो पूरी होने अनुशासन दीजिए। घर में भी और स्कूल में भी, जो कि हमें भी सिखाया गया है। लेकिन अगर बच्चे इस कदर अगर सड़क पर उतर आएंगे, धरना प्रदर्शन कर देंगे, तो मुझे लगता है कि इस देश में तो एक बड़ी अनार्की हो जाएगी। नहीं, मैं पहले अपने बीजेपी के मित्र उनसे कहना चाहूंगा कि आज शिक्षा पे बात हो रही है। मानना आपको हिंदू मुस्लिम जाति धर्म की बात करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन आज तो कम से कम शिक्षा की बात कर लीजिए। ये कह रहे हैं कि हम सुधार करेंगे। अरे सुधार होगा कैसे जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि उन स्कूलों में कमियां क्या है। राजस्थान के 90,000 स्कूल जर्जर अवस्था में है। हम जब अंदर जाके नहीं दिखाएंगे कि कौन सा क्लासरूम है वो कभी गिर सकता है, तो पता कैसे चलेगा। इनकी सरकार है, ऊपर इनकी सरकार है, सारी जगह बीजेपी की सरकार है। बीजेपी को कह दीजिए ना कि जो चाहे वो जाके देख सकता है। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो वो डरते नहीं। इन्होंने ऐसा फरमान जारी कर दिया कि स्कूल कुछ देखेगा नहीं। अरे देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। और मेरी बहन कह रही है कि लालटेन के नीचे पढ़ के देश में आईआईटीज के लिए बच्चे निकल रहे हैं, तो क्या हम पूरे देश के बच्चों के लिए लालटेन दे देंगे? हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। क्या हम पूरे विश्व को ये बताएंगे कि हमारे बच्चे आज भी लालटेन के नीचे पढ़ रहे हैं? ये बेसिक जरूरतें हैं, ये बेसिक आज देश के बच्चों का हक है। सरकारी स्कूल में सुविधाएं, पानी, क्या पीने का पानी बच्चों के लिए हक नहीं है कि वो अच्छा पीने का पानी पिए? अलवर के उस स्कूल का वीडियो देखिए, कितना मिट्टी का पानी वो पी रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं, स्कूल के अलावा और अनंत चीजें जी भी- तकलीफ देता है। जानते हैं क्या तकलीफ देता है? 15 अगस्त की बात मैं कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ के एक स्कूल में 15 अगस्त को बच्चों को जो खाना परसो गया, उस समय लड्डू बदबू मार रहे थे। बच्चों ने वो फेंके, उसको कुत्तों ने भी नहीं खाया। आप कल्पना कीजिए, बात किसी एक राज्य की या एक पार्टी की सरकार की नहीं है। यह सभी राज्यों में ऐसी स्थिति है कि आप अगर शहरों से थोड़ा सा अंदर चले जाएं, गांव में चले जाएं, तो ऐसी स्थिति। और सबसे बड़ी चीज है कि जो प्रशासन है, उनके जो कर्मचारी हैं, उसमें भी वो आपदा में अवसर खोजने की कोशिश कर ले। अब बच्चों को अगर 15 अगस्त के दिन अगर आप जो खाना दे रहे हैं वो भी आप सड़ा हुआ दे रहे हैं, बदबू मारने वाला दे रहे हैं, तो अब इसे क्या कहें? नहीं, निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की अगर घटना है तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं और हम तो चाहते हैं कि बच्चों के हाथ में किताब हो, बेहतर तकनीक हो, उनकी आंखों में सपना हो, तभी विकसित भारत की कल्पना हम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे होना भी चाहिए। लेकिन आपने जो बताया, अगर इस तरह का कहीं किसी भी राज्य में हो तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और आपके माध्यम से मुझे लगता है कि जहां भी इस तरह की घटना घटी है, उस सरकार उस पर ध्यान देगी और आगे से ऐसा नहीं हो इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन साथ साथ हम कहना चाहते हैं, हम मोनिका जी की बातों से बहुत सहमत हैं। निश्चित तौर पे हम लोग भी सरकारी विद्यालय से पढ़कर आए हैं और हम जहां से आते हैं वहां से हर गांव से एक आईएएस आईपीएस निकलता है। हम उस प्रदेश से निकल कर आते हैं जहां पे हमारी सरकार बनने के बाद आज बिजली की व्यवस्था हुई है। कम से कम 12 वर्षों में हिंदुस्तान का कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जहां पे बिजली नहीं पहुंची हो। उससे पहले बिजली की क्या स्थिति थी? लेकिन निश्चित तौर पे और भी शिक्षा में सुधार की जरूरत है मनोज भाई, इस बात को हम स्वीकार करते हैं और सरकार भी ये चाहती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रही है और नहीं, भले ही नहीं भाग रही हो, लेकिन देखिए इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, तमाम राज्य सरकारों का जो ध्यान है वो फ्रीबीज की योजनाओं पर है। तमाम राज्य सरकारों का जो ध्यान है वो इस बात पर है कि मतदाताओं के अकाउंट में कितना पैसा वो नगद डाल सके, जिसके बाद वो उनका वोट कन्वर्ट हो जाए उसमें। लेकिन किसी का इससे हो क्या रहा है? सरकारों के पास पैसा नहीं है, ना रोड बनाने के लिए पैसा है, ना पुल पुलिया के लिए पैसा है, ना स्कूलों की जर्जर इमारतें ठीक करने के लिए पैसा है। बारिश हो रही है तो पानी टपक रहा है, घटना की संभावना बनी हुई है। अरे सभी राजनीतिक पार्टियों की सरकारों को, जनप्रतिनिधियों को मिलकर इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। रश्मि जी, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये देश का बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और मैं बता रहा हूं कि अगर यह मुद्दा आगे बढ़ गया, जो कि मैं लगातार घटना देख रहा हूं, जैन जी के बाद जैन अल्फा में वो आक्रोश दिखाई दे रहा है और ये गांव-गांव अगर घर कर गया तो मुझे लगता है कि शायद इस देश के जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ी चिंता की बात हो जाएगी। देखिए मनु जी, ऐसा है, राजनीति हम भी नहीं कर रहे। शिक्षा जो है वो सभी बच्चों का मूलभूत अधिकार है, पर उस आपकी जो व्यवस्था चौपट हुई है उसको तो आप ठीक करेंगे ना, कि वो भी ठीक नहीं करेंगे। तो अब ये आरोप लगा रहे हैं कि इस व्यवस्था को तो आप लोग चौपट कर गए, हमें थोड़ा और समय चाहिए। 2047 का क्यों नहीं जी? 2047 तक का समय मांग रहे हैं। हम तो नहीं, आप 12 साल से तो आप ही थे ना, आप रश्मि अभी जी, है ना आजादी के बाद सरकार आप में। शिक्षा मंत्री का नाम बता दीजिए।
आजादी के बाद आप शिक्षा मुझे मंत्री कौन थे बता दीजिए थोड़ा। मैं आपके बीच में नहीं बोली हूँ अनंत अमित जी, आप देश भी की मत जनता बोलिए। जानना सुनिए, चाहती है, उन सुनने की भी शिक्षा क्षमता मंत्रियों का नाम बता रखिए। दीजिए। नहीं नहीं, आप सुनने की भी क्षमता रखिए। यहाँ बात हो रही है शिक्षा व्यवस्था आप की। आजादी के बाद 5 शिक्षा मंत्री आपके कांग्रेस के कार्यकाल में कौन थे, थोड़ा नाम बता दीजिए, देश की जनता जान लेगी ना कौन लोग थे, क्या शिक्षा दे रहे थे देश अच्छा, के लोगों को। नहीं 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 नहीं, नहीं, तो बता आप दीजिए लोग ना। क्या शिक्षा दे रहे हैं? आप लोग क्या शिक्षा दे रहे हैं? आप शिक्षा तो मंत्री स्कूल का की नाम बता बिल्डिंग दीजिए। खड़े मूलभूत सुविधाएं शिक्षक देने की बजाय आप लोग तो पाठ्यक्रम में बदलाव आजादी करना के बाद चाहते का हैं। 5 शिक्षा मंत्री का नाम बता दीजिए करना ना। चाहते हैं आप? 5 शिक्षा मंत्री का करना नाम चाहते बताइए हैं ना। आप? एक बता दीजिए, एक शिक्षा मंत्री का नाम नहीं बता नहीं, दीजिए। आप एंकर हैं। आपकी बात का जवाब दूंगी मैं, चुपचाप नहीं, सुनिए ना। नाराज मैं मत भी होइए सुन रही दीदी, थी, हम पूछ रहे हैं सबको आपसे सुना सवाल। मैंने। दीदी नहीं, नाराज मत होइए, सवाल नहीं पूछ रहे नहीं, हैं आपसे। आप हमेशा, आप लोगों की, बीजेपी वालों की आदत रहती है कि नहीं, आप दीदी, गुस्सा मत अपोजिशन को होइए। दबाते हैं। यहाँ अरे से नाराज लेके मत होइए। संसद से लेके संसद तक आप लोगों की आदत सुन लीजिए ना। देखिए मैं समय क्या का कह रही अभाव है, हूँ, मेरे समय घर खत्म भी हो गया, छोटे लेकिन बच्चे हैं। बीजेपी की अपनी बातें, कांग्रेस की अपनी बातें, हम बच्चों की बात कर रहे हैं, ये बच्चों के भविष्य की बातें हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कैसे पढ़े बच्चे और कैसे बड़े बच्चे, सबको इस पर मिलजुल कर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की भविष्य की बात है, देश की भविष्य की बात है। समय का अभाव है, सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं। फिलहाल रुकेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ और जरूरी खबरों की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।